हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के ऊपर एक वीडियो और हम लेके आए हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि घटना चक्र, स्पेक्ट्रम या आपका बिपिन चंद्रा है उनसे उठाए गए हैं। ठीक है, तो कुछ हम देख लेते हैं। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो पुर्तगीज थे वो कैलिकट में आपके 1498 में आए थे। और अगर बात करोगे डच की, तो डच कब आए थे? मसूलीपट्टनम में आए थे। मसूलीपट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, 1602 में। ब्रिटिश की बात करोगे तो 1600 में इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई थी और सूरत में 1613 में इनको एक परमानेंट फैक्ट्री बनाने का मौका मिला था। ठीक है। और अगर बात करोगे डेन्स की, डेनमार्क, ये टनक्यूवार करके एक तमिलनाडु में एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपनी कंपनी बनाई थी 1620 के आसपास। ठीक है। और फ्रेंच की बात करोगे तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी और 1668 में इन्होंने सूरत में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री बनाई थी। ठीक है, 1665 में इन्होंने सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई थी। और अगर बात करें मसूलीपट्टनम में जो डच थे, इन्होंने जो कंपनी बनाई थी वो बनाई थी 1605 में। कब बनाई थी? 1605 में। ठीक है। ओके, हम देख लेते हैं। यूरोपियन ट्रेडिंग सेंटर्स हैं सारे के सारे। ओके, अगर आप बात करोगे इंडिया में, देखो जम्मू कश्मीर में इनका नहीं है ना। ये पंजाब वाला रीजन है, इसमें भी नहीं है। आपको गुजरात, ये जो राजस्थान वाला रीजन है उसमें भी देखने को नहीं मिलेगा। हरियाणा में भी नहीं था, पंजाब में भी नहीं था, उत्तराखंड और हिमाचल में भी मोटा मोटी नहीं था। अगर बात करोगे उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में आगरा में था। और यहाँ पे यूपी में उदयगंज, ये आपका इलाहाबाद के आसपास पड़ेगा शायद। ओके, और बिहार में पटना में था। अगर बात करोगे वेस्ट बंगाल की, तो काफ़ी फेमस था भाई, देखो ये तो कासिम बाजार। ओके, और बेंदेल, ढाका जो कि आज का बांग्लादेश में है। आपका चिंसुरुआ, बैटल ऑफ चिंसुरुआ या बैटल ऑफ हुगली जिसको बोलते हैं। कोलकाता, चंदर नगर, है ना, चंदर नगर। और आपका हुगली है ना, छिदगोंग, अ, बारंग नगर, बालासोर ये उड़ीसा में, आपका हरिहरपुर उड़ीसा में। फिर आपका मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में, मद्रास, चेन्नई, सेंथोम जो कि 1746 का यहाँ पे युद्ध भी हुआ था। अगर पौंडीचेरी की बात करें, पौंडीचेरी, कराईकल और नागपट्टनम, नागपट्टनम भी तमिलनाडु में। अब क्योल आपका केरल में, कोची, कालीकट, कैनौर, बेंगलोर, गोवा। और बसाइन, भावनगर, दीव, ये अहमदाबाद, खंबात, बरोच, सूरत, दमन और बॉम्बे, ये सारे के सारे इनके फेमस सेंटर्स हैं। अगर बात करोगे, देखो पुर्तगीज का ये सिंबल है तो आप उससे इसको सर्च कर लो, जैसे हुगली में पुर्तगीज का था। ठीक है। डच की बात करोगे, डच का कहाँ पे था? नागपट्टनम में था। ब्रिटिश का कोलकाता में था, हुगली में था, अहमदाबाद में था। है, इस तरीके से आप देख सकते हो। फ्रेंच की बात करोगे तो फ्रेंच का कहाँ था? मसूलीपट्टनम में था। फ्रेंच का कराईकल में था, पौंडीचेरी में था, है ना, बालासोर में भी था फ्रेंच का। तो आप इसको एक बार देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड की। तो इसमें दे रखा है पुर्तगीज जो आपके गवर्नर थे, जैसे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक यहाँ पे गवर्नर रहा, जो कि पहला गवर्नर था पुर्तगाल का। पुर्तगीज जो डोमिनेंस था भारत में, उसका ये पहला गवर्नर था। और इसने क्या क्या किया था? फर्स्ट पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया। पॉलिसी ऑफ ब्लू वाटर, ये जो इंडियन ओशन में था, इंडियन ओशन जो था उसमें ये लोग अपना वर्चस्व चाहते थे, हेजीमनी चाहते थे कि जो भी यहाँ से शिप गुजरे, चाहे वो स्टेट ऑफ हरमू जो यहाँ पे या मलक्का हो, ये पूरा का पूरा ही चाहते थे कि यहाँ पे इनका साम्राज्य हो। और जो भी यहाँ पे शिप आएगा जाएगा उनसे टैक्स वसूलेंगे या उनको एक लाइसेंस देंगे, उसके थ्रू ये पैसा कमाते थे। तो उसको काटा सिस्टम बोलते थे। ठीक है। अगर बात करोगे अल्फोंसो डी अलबुर्की, तो ये 1509 से 1515 तक गवर्नर रहे। ठीक है। ये सेकंड पुर्तगीज गवर्नर थे इंडिया में। फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, इनको एक्चुअल फाउंडर बोल सकते हो आप पुर्तगीज उसका उसका सरकार का। ठीक है। पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड टू गोवा फ्रॉम बीजापुर, बीजापुर का जो सुल्तान था उससे 1510 में उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था। और जो सती थी, सती प्रथा जो थी गोवा वाले रीजन में, जहाँ जहाँ की टेरिटरी थी वहाँ पे इन्होंने उसको बैन करा दिया था। ठीक है। और एक और इन्होंने वो दिया था कि भाई जो नेटिव लोग हैं उनसे शादी करो, ठीक है, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करेगी। वो जो पुर्तगीज वो था। ठीक है। निनो दा कुन्हा, ये 1529 से लेकर 1538 तक गवर्नर रहे। तो इन्होंने क्या किया था, जो बहादुर शाह था गुजरात का, जिसका कि हुमायूं के साथ इशूज़ थे, टेरिटोरियल डिस्प्यूटेड थे। जब हुमायूं के साथ इसके टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे तो इसने पुर्तगीज़ की हेल्प ली और उसके बदले इन्होंने उसको बसाइन और दीव दिया था। ठीक है।
अगर बात करेंगे मार्टिन अल्फोंसो डी डिसूजा की, तो 1542 से लेकर 1545 तक है। फ्रांसिस्को जेवियर, एक जो कि बहुत एक सेंट थे, वो आए थे इनके टाइम में, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है, अराइवल और वास्को डिगामा, ठीक है। वास्को डिगामा रीच्ड द पोर्ट ऑफ कालीकट इन 1498, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज असिस्टेड बाय द गुजराती पायलट नेम अब्दुल माजिद, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है। बोथ 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ओके। वास्को डिगामा अराइव्ड एट कालीकट ऑन मिड 1498, मार्किंग द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट बाय द केप ऑफ गुड होप, है ना। ये सारा आप देख सकते हो। अब अब्दुल माजिद था, उसने इसकी हेल्प करी थी, और जमोरिन जो वहाँ का राजा था, उन्होंने इसका वेलकम किया था। अर्ली पुर्तगीज की बात करेंगे, ट्रेड पॉलिसी। पुर्तगीज इनिशियली फोकस्ड ऑन ट्रेडिंग टेक्सटाइल एंड स्पाइसेस। दे एम टू एस्टेब्लिश ए मोनोपोली बाई एक्सक्लूडिंग अरब्स मर्चेंट फ्रॉम द ट्रेड। बेसिकली यही था कि यहाँ पे ये टेक्सटाइल और स्पाइस का बिजनेस करते थे, यहाँ से खरीदते थे और यूरोप में अलग अलग देशों में बेचते थे, जो कि बहुत ही प्रॉफिटेबल हुआ करता था। और अरब्स का जो डोमिनेंस था, क्योंकि लैंड रूट पे जब ये आते थे तो अरब्स इनको लूट लिया करते थे। बेसिकली जो रास्ते में टर्किश एम्पायर था, तो इसलिए इन्होंने कैप ऑफ गुड होप, जो अफ्रीका के नीचे वाला जो रीजन है, वहाँ से लैंड रूट इंडिया के लिए सर्च किया था, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, तो बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ओके। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ठीक है, ये पहला गवर्नर था। तो ये क्या कह रहे हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज द फर्स्ट गवर्नर, पुर्तगीज गवर्नर इन इंडिया, अपॉइंटेड इन 1505 to 1509, ठीक है। ही इज पॉलिसी इज फेमसली नोन एज ब्लू वाटर पॉलिसी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इंडियन ओशन में ये चाहता था कि किनकी हेजीमनी बनी रहे, जो भी शिप आएंगे जाएंगे उस पर ये टैक्स वसूलेगा। अब कार्टा सिस्टम देख लेते हैं। द कार्टा सिस्टम वाज अ नेवल ट्रेड लाइसेंस और पास इशूड बाय द पुर्तगीज, बिल्कुल ठीक है। शिप्स विदाउट ए कार्टा वर लायबल टू बी सीज्ड और शंक बाय द पुर्तगीज कैनन्स, बिल्कुल ठीक है। भाई इसमें ये था कि जो भी इंडियन ओशन से या स्टेट ऑफ हरमुज से स्टेट ऑफ मलाका ऐसे जाएंगे शिप इंडोनेशिया पे भी डच और डेन, इवन पुर्तगीज भी काफ़ी बिजनेस क्या करते थे। जो डेन थे यहाँ से टेक्सटाइल स्पाइस लाते थे इंडिया में, और यहाँ से टेक्सटाइल लेके फिर दुनिया भर में बिकते थे, ठीक है। तो अगर आप पुर्तगीज का आप जो कार्टा सिस्टम है उसे नहीं मानोगे, ब्लू वाटर पॉलिसी इसको अगर नहीं मानोगे, लाइसेंस आप नहीं लोगे, टोल उनको नहीं दोगे प्रॉपरली, तो वो अपनी कैनन से उनको डुबा दिया करते थे, उनके जो शिप होते थे, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब अल्फोंसो डी अल्बुर्क के बारे में देख लेते हैं। अल्बुर्क इज कंसिडर्ड द रियल फाउंडर ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया, ठीक है। ये 1509 से लेकर 1515 तक गवर्नर रहता है, और ही कैप्चर्ड गोवा फ्रॉम सुल्तान ऑफ बीजापुर, दोनों स्टेटमेंट ठीक है। और 1530 में कुन्हा इनको कैपिटल बना लेता है, गोवा को कोची से बदल के, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ओके। शिफ्ट ऑफ पुर्तगीज कैपिटल। निनो द कुन्हा शिफ्टेड द कैपिटल पुर्तगीज हेडक्वार्टर फ्रॉम कोचिन टू गोवा, 1530 में, बिल्कुल ठीक है। अगर दियो कुन्हा की बात करोगे तो 1529 से लेके 1538 तक के गवर्नर रहते हैं। ही ऑल्सो कैप्चर्ड दीव एंड बसाइन फ्रॉम बहादुर शाह बहादुर शाह गुजरात, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसका हुमायूं के साथ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे, उससे लड़ाई थी। तो जो बहादुर शाह था गुजरात का, उसने पुर्तगीज की हेल्प ली थी, उसके बदले पुर्तगीज ने कुछ कंडीशंस रखी थी, है ना, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं। पुर्तगीज रिलेशंस विद अकबर। अकबर इन्वाइटेड पुर्तगीज जीसूइट्स इन हिज कोर्ट फॉर रिलीजियस डिस्कशंस इन इबादत खाना, बिल्कुल ठीक है। भाई जो इबादत खाना बनाया था अकबर ने, उसमें ये था कि अलग अलग रिलीजन के लोग आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, अपनी अपनी फिलॉसफी पे वो प्रकाश डालेंगे, ज्ञान देंगे, ठीक है। उस हिसाब से उन्होंने पुर्तगीज़ को भी बुलाया। तो पुर्तगीज़ को जब पता चला कि अकबर ने उनको बुलाया है, तो उनको लगा क्योंकि वो जैसे उसको कन्वर्ट ही कर लेंगे, उनको बड़ी खुशी हुई कि अकबर तो अब क्रिश्चियन बन ही जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। क्योंकि पुर्तगीज जो थे काफ़ी इनफेमस थे, किस वजह से कि ये इनका मिशनरी जो एक्टिविटीज था क्रिश्चियनिटी में, जो कन्वर्ट कराना फोर्सफुली हो चाहे पीसफुली हो, उसके लिए काफ़ी ये चर्चा में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। द पुर्तगीज सक्सेसफुली कन्वर्टेड अकबर इनटू क्रिश्चियनिटी, बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट,
ओके, कन्फ्लिक्ट विद शाहजहाँ, शाहजहाँ से क्या कन्फ्लिक्ट थे? द पुर्तगीज लॉस्ट देयर सेटलमेंट एट हुगली टू मुगल्स इन 1632। ठीक है, द मुगल नोबल कासिम खान लेड द अटैक ऑन हुगली अंडर द शाहजहाँ ऑर्डर। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या था कि जो शाहजहाँ की जो बीवी थी, उसकी बेटियों को इन्होंने गुलाम बना लिया था, कुछ ऐसा सीन था। तो उसके बदले पुर्तगीज जो जो भी सेटलमेंट था या जो उनकी वो था सर्वे सर्वा था, उनको पनिशमेंट दिया गया था किसी तरीके से कि आप इनकी जो फैक्ट्रीज उनको बैन करो, इस तरीके से। ये वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि पुर्तगीज बहुत ज़्यादा इनफेमस थे रिलीजियस कन्वर्जन्स के लिए, फोर्सफुली बेसिकली अगर देखोगे तो। ठीक है, Shahjahan ordered the seizure of the Hooghly due to the Portuguese slave trade activities and their कैप्चर ऑफ 2 स्लेव गर्ल फ्रॉम द मुमताज महल। हाँ, मुमताज महल की जो बेटियां थी उनको उन्होंने स्लेव बना लिया था, या फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए भी इनफेमस थे। ठीक है, पुर्तगीज कॉन्ट्रीब्यूशंस इन इंडिया देखोगे थे, पुर्तगीज इंट्रोड्यूस टैबेको, बिल्कुल, पोटैटो एंड चिली। ठीक है, ये तीनों के तीनों उन्होंने करे थे। पाइन एप्पल भी बोल सकते हो, पाइन एप्पल, पाइन एप्पल, आपका पपाया। ठीक है, ये सारे के सारे इन्होंने भारत में इंट्रोड्यूस किए थे। द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश बाय द पुर्तगीज इन गोवा इन 1556। बिल्कुल, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। कैशू नट हो, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, जिनको हम काजू बोल देते हैं। ठीक है, ये भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर, द डिस्कवरी ऑफ ब्राजील शिफ्टेड पुर्तगीज अटेंशन अवे फ्रॉम इंडिया। बिल्कुल ठीक है। दे लॉस्ट सेल्सेटे एंड बशाइन टू द मराठास इन 1739। हाँ, बिल्कुल ठीक है कि ये बसाइन और ये एक रीजन पड़ता है मुंबई के आसपास ही, ये इन्होंने मराठास को खो दिया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, बोथ द स्टेटमेंट आर राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी, तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में बात करोगे तो स्टेटमेंट फर्स्ट है, द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602। बिल्कुल ठीक है। द डच पार्लियामेंट ग्रांटेड द कंपनी टू द राइट टू वेज वॉर एंड बिल्ड फोर्ट्स। दोनों के दोनों ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो कंपनी बनाई थी डच ने, वो बनाई थी 1605 में। कहाँ? मसूलीपत्तनम में। कहाँ? मसूलीपत्तनम में। मसूलीपत्तनम में उन्होंने कंपनी बनाई थी सबसे पहले। ठीक है। डच कंपनी वॉज ए पावरफुल एंटिटी ऑथराइज बाई देयर गवर्नमेंट टू एंगेज इन ट्रेड, कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 21 ईयर्स। तो 21 साल के लिए उन्होंने बेसिकली दिया था। जैसे जो एलिजाबेथ फर्स्ट थी, उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लिश वाली थी उनको 15 साल के लिए दिया था एक तरीके से टेंडर, कि आप जाके वो करो। ओके, ठीक है। तो डच की अगर बात करोगे तो डच ना अपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए काफ़ी फेमस थे। जॉइंट स्टॉक कंपनी सबसे पहले भारत में उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, और ज़्यादातर इनका जो ध्यान था ना, वो ट्रेड पे था, ट्रेड पे था, प्रॉफिट पे था, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करने रेदर देन टेरिटोरियल गेन। ठीक है, इनका ध्यान टेरिटोरियल गेन पे नहीं था कि भाई भारत में क्या में कितना साम्राज्य इनका छीनना है, कितनी ज़मीन घेरनी है, कौन सा वो कर रहा है। इनका पूरा का पूरा फोकस था वो किस पे था, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे। ठीक है, और बिजनेस पे। फर्स्ट डच फैक्ट्री, स्टेटमेंट फर्स्ट देख लेते हैं। द फर्स्ट डच फैक्ट्री वाज एस्टेब्लिश मसूलीपत्तनम। बिल्कुल ठीक है। द डच हेडक्वार्टर्स इन इंडिया वाज प्राइमरीली लोकेटेड एट पुलिकट। हाँ ठीक है, पुलिकट, दोनों के दोनों ठीक है। The Dutch expanded along with the Coromandel coast, making Pulicat their main center before shifting to नागपट्टनम। नागपट्टनम तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब बैटल ऑफ बेडरा की बात करोगे भाई, या चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली बोल देते हैं। बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली। ठीक है, ये हुई थी 1759 में। तो इन दिस बैटल ऑफ बेदारा द इंग्लिश डिफीटेड द डच। बिल्कुल ठीक है। दिस बैटल इज ऑल्सो नोन एज द बैटल ऑफ चिंसुरा। ठीक है, चिंसुरा या बैटल ऑफ हुगली भी बोल देते हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ आर राइट। द डिफीट ऑफ एट बदारा चिंसुरा इफेक्टिवली एंडेड द डच पॉलिटिकल एम्बिशंस इन इंडिया, फोर्सिंग देम टू फोकस ऑन इंडोनेशियन स्पाइसेस। तो जैसे अगर बात करोगे तो मैंने फिर बताया था कि ये जो वाला रीजन था मलेशिया, सिंगापुर और अपना इंडोनेशिया, यहाँ पे ये ट्रेड करते थे। बेसिकली यहाँ इंडिया से टेक्सटाइल लेके जाते थे, कपड़े लत्ते, कॉटन, और यहाँ से स्पाइस लाके इंडिया लाते थे। और ये जो कपड़े थे, टेक्सटाइल था, इसको पूरी दुनिया भर में ये बेचते थे। ठीक है, ओके।
फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, द कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1599, ठीक है 1600 बेसिकली इसको कहीं कहीं लिखते हैं, दोनों ही ठीक है, वैसे 1600 ज़्यादा बेहतर है। भाई ये ग्रुप ऑफ नोन एज द मर्चेंट एडवेंचरस, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही नज़र आ रहे हैं। एक ये भी है, द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड 15-year चार्टर फॉर ईस्टर्न ट्रेड ऑन दिसंबर 31 1600 में, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। यहाँ पे 15 साल के लिए उन्होंने एक ग्रांट किया था एक चार्टर को, ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। कैप्टन विलियम हॉकिंग्स, ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंग्स की बात करेंगे तो स्टेटमेंट नंबर कहता है विलियम हॉकिंग्स अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ द जहांगीर इन 1608, बिल्कुल ठीक है। अकबर तो जब तक मर चुका था, फिर जहांगीर राजा बन चुका था, जहांगीर के कोर्ट में कैप्टन हॉकिंग्स आए थे 1608 में। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ही वॉज टाइटल इंग्लिश खान बाई जहांगीर बिकॉज ही कुड स्पीक टर्किश, भाई वो टर्किश भी बोलता था, इंग्लिश भी बोलता था, रशियन भी बोलता था, तो जो कैप्टन हॉकिंग्स था काफ़ी नॉलेजेबल आदमी था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और इसके चलते हॉकिंग्स सॉट ए रॉयल फरमान टू बिल्ड ए फैक्ट्री एट सूरत, ऑल्दो ही बिकेम ए फेवरेट ऑफ द जहांगीर, पोर्तुगीज ऑपोजिशन इनिशियली प्रिवेंटेड। बेसिकली ये था कि पहले पुर्तगीज़ जो थे उनका डोमिनेंस ज़्यादा था, उनकी हेजेमनी ज़्यादा थी, लेकिन बैटल ऑफ सोवेली सूरत के आस पास जो एक युद्ध हुआ था उसमें जो अंग्रेज़ थे उन्होंने बहुत अपना वो दिखा के पराक्रम जो पुर्तगीज़ थे उनको हरा दिया था। इससे इम्प्रेस होके जो इनकी आर्टिलरी थी, एमुनिशंस थे जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस थे, तो उसको लगा कि अंग्रेज़ ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल रहेंगे, तो इसलिए उन्होंने परमिशन दे दी थी। और 1613 में सूरत में इन्होंने एक फैक्ट्री बना दी थी, 1613 में सूरत में फैक्ट्री बना दी थी, ठीक है। ईस्ट इंडिया की जो परमानेंट फैक्ट्री है वो 1613 में जाके बनी थी। बैटल ऑफ स्वैली होल, ठीक है, कैप्टन थॉमस बेस्ट डिफीटेड द पुर्तगीज फ्लीट एट स्वैली होल। अभी हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे, इसी से इंप्रेस होकर जहांगीर ने अंग्रेज़ों पर ज़्यादा विश्वास किया था और उन्हें परमिशन दे दी थी सूरत में फैक्ट्री बनाने के लिए। द विक्ट्री कन्विंस जहांगीर टू अलाउ द इंग्लिश टू एस्टेब्लिश ए फैक्ट्री इन सूरत इन 1613, दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं। तो वो द स्टेटमेंट आर राइट, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसको। अब थॉमस रोज एम्बेसी की बात करते हैं, तो स्टेटमेंट पहला जो है, द थॉमस रो अराइव्ड इन इंडिया इन 1615 एज एन एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है। और ये 1615 से लेकर करीब करीब 1618-19 तक भारत में रहा था, ठीक है। ही सक्सेसफुली सिक्योर्ड परमिशन टू एस्टेब्लिश फैक्ट्रीज अक्रॉस द मुगल एम्पायर, तो पूरे के पूरे क्रॉस तो हम नहीं बोल सकते, पर फिर भी बहुत हद तक वो सक्सेसफुल था, ठीक है। आगरा में, अहमदाबाद में, बरोच में, तो दोनों स्टेटमेंटों को आप ठीक बोल सकते हो, तो बहुत हद तक था, ठीक है। जहाँ मुगल का था वहाँ तक, पूरे इंडिया भर में नहीं बोल सकते हो, लेकिन मुगल का जो एम्पायर था वहाँ तक तो था ही। एक्विजिशन ऑफ मद्रास की अगर बात करोगे, द इंग्लिश रिसीव्ड द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम राजा चंद्रगिरी, 1639 में इन्होंने इसको किराए पे लिया था। और द इंग्लिश बिल्ट सेंट फोर्ट जॉर्ज, ठीक है, मद्रास में इन्होंने यही बनाया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, ठीक है। फ्रांसिस डे नेगोशिएटेड दिस एक्विजिशन विच बिकेम अ प्राइमरी प्रेसिडेंसी फॉर द इंग्लिश इन साउदर्न इंडिया, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगर बात करोगे एक्विजिशन ऑफ बॉम्बे वाज गिवन टू द किंग चार्ल्स सेकंड ऑफ इंग्लैंड एज अ डोरी बाय द पुर्तगीज इन 1661 और 1662, ठीक है, दोनों आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। वैसे ज़्यादा ठीक पहला वाला ही है। तो बिल्कुल जो किंग था अंग्रेज ब्रिटेन का, किंग चार्ल्स सेकंड, उसको डोरी में मिला था, एक दहेज में मिला था बॉम्बे, ठीक है। और जो कैथरीन करके जो एक प्रिंसेस थी पुर्तगीज की, उसकी शादी हुई थी चार्ल्स सेकंड से, ठीक है। अगर बात करते हैं दूसरे स्टेटमेंट की, चार्ल्स सेकंड लीज बॉम्बे और टू द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 10 पाउंड्स पर ईयर, देख सोचो 10 पाउंड्स ही उसको देने थे। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अब गोल्डन फरमान की बात करोगे तो देख लेते हैं, जो 1632 में दिया गया था किसको, अंग्रेजों को। द गोल्डन फरमान वाज इशूड टू द इंग्लिश बाय द सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, बिल्कुल ठीक है। इट अलाउ द इंग्लिश टू ट्रेड फ्रीली इन गोलकोंडा पोर्ट्स फॉर ए फिक्स एनुअल पेमेंट ऑफ 500 पगोड़ाज, ठीक है। एक तरीके से सोने का वो होता था कि भाई कुछ इनकी कॉइन वॉइन होती थी, तो 500 पगोड़ा पूरे साल भर में दो, और अंग्रेज छूट थी उनको कि भाई तुम कुछ भी ट्रेड करो उनकी पर्टिकुलर टेरिटरी में, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। फिर देख लेते हैं फाउंडेशन ऑफ कलकत्ता। तो पहला स्टेटमेंट है, जॉब चारनॉक फाउंडेड द सेटलमेंट ऑफ कलकत्ता इन 16
90, ठीक है। 17 में फोर्ट विलियम बन गया था यहाँ पे, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द इंग्लिश बिल्ट फोर्ट विलियम, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो चोरनोक कंबाइंड 3 विलेजेस, एक तो थी सतनौती, गोविंदपुर और कालिकाता, इसे मिला के कलकत्ता बन गया था, ठीक है। फर्रुखशाह फरमान की बात करोगे आप, 1717 में दिया गया था। तो दिस फरमान इज नोन एज द मैग्ना कार्टा फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल ठीक है। इट अलाउ द इंग्लिश टू ट्रेड ड्यूटी फ्री इन बंगाल फॉर पेमेंट ऑफ 3000, भाई उनको केवल 3000 रुपये साल में देने थे, और वो बंगाल में, गुजरात में और हैदराबाद में ट्रेड कर सकते थे, हैदराबाद में ट्रेड कर सकते थे, ठीक है। और इनको ये भी परमिशन थी कि जो बॉम्बे मिंट थी वहाँ पे ये अपने खुद के सिक्के भी ढाल सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अगेन राइट आंसर। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करोगे तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में बनी थी, ओके, ठीक है। पहला जो है स्टेटमेंट, द डेन इस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री एट ट्रांकोबार, ये 1620 में तमिलनाडु में, ठीक है, बना था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। देयर मेन हेडक्वार्टर वाज एट द श्रीरामपुर इन बंगाल, ठीक है। दो जगह इनका मेन वो था, कंपनीज फैक्ट्रीज थी, ठीक है। और डेन की बात करोगे, इनका ये ज़्यादा फेमस थे अपनी मिशनरीज एक्टिविटीज़ के लिए, ये लोग क्रिश्चियंस में कन्वर्ट कराते थे, इसके लिए ज़्यादा फेमस थे पुर्तगीज़ की तरीके से। द डेन्स वर नेवर एज स्ट्रॉन्ग एज द अदर यूरोपियन पावर्स एंड इवेंचुअली सोल्ड देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश। 1885 में डेन्स ने इनको बेच दिया था अंग्रेजों को सारा सेटलमेंट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में देख लेते हैं। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फाउंडेड बाय जीन बैप्टाइज कोलबर्ट इन 1664, बिल्कुल ठीक है। लुई 14 जब राजा था उस टाइम इसको स्टेब्लिश किया गया था। द फ्रेंच कंपनी वाज स्टेट कंट्रोल्ड अनलाइक द प्राइवेट इंग्लिश कंपनी, बिल्कुल ठीक है। ये वन ऑफ द रीजंस था जिस वजह से फ्रेंच पावर थी इंडिया में डिक्लाइन करी थी, क्योंकि ये स्टेट के कंट्रोल में था। मोस्ट ऑफ इस शेयर वाज गवर्नमेंट शेयर, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनी जैसे आपको फ़र्क पता होता है, जैसे सरकारी कंपनियां होती हैं, सरकारी जो नौकरशाही होती है उसमें रेट टेपेजम बहुत ज़्यादा होता है, तो आज कर लेंगे, कल कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आपने देखा होगा जो प्राइवेट कंपनी होते हैं टॉप नोच जो होते हैं, जैसे एप्पल है, भारत में इन्फोसिस है, टाटा है, रिलायंस है, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा प्रबंधन होता है, बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट अच्छा होता है। तो इसी तरीके से जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी बन गई आगे तक, और कहीं ना कहीं ये जो फ्रेंच वाले थे ये डिक्लाइन करके, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक नजर आ रहा है, तो सी विल बी द राइट आंसर। और किंग लुई 14 सपोर्टेड द कंपनीज फॉर्मेशन ग्रांटिंग ए 50 ईयर मोनोपोली, भाई 50 साल तक था, जैसे अंग्रेजों ने 15 साल का दिया था, है ना, जिनको 50 साल का मिला था। फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री स्टेब्लिश देयर एट सूरत, 1668 में सबसे पहले इन्होंने सूरत में बनाई थी। और देयर सेकंड फैक्ट्री वाज स्टेब्लिश एट मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में 1669 में बनाई थी। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, फ्रांसिस कैरोन लेड द फर्स्ट फैक्ट्री एफर्ट while permission of the मसूलीपट्टनम was granted by the सुल्तान ऑफ कोलकाता, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ पौंडीचेरी की बात करोगे, द फ्रांसिस मार्टिन ऑब्टेन द विलेज ऑफ पौंडीचेरी फ्रॉम द शेर खान लोधी, 1673-74 में इसने इसको लिया था, ठीक है। कहीं 1674 में आ जाता है, दोनों के दोनों ठीक है यहाँ पे, ठीक है। पौंडीचेरी बिकेम द मेन फ्रेंच स्ट्रॉन्ग होल्ड इन इंडिया, ठीक है भाई। 1951 के आसपास शायद वहाँ से गए थे, ओके। और अभी भी अगर आप पौंडीचेरी में विजिट करोगे, मैं तो किया हूँ, तो अभी भी फ्रेंच बहुत ज़्यादा मात्रा में वहाँ पर देखने को आपको मिल जाएंगे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, सॉरी मात्रा में नहीं, नंबर्स में। ओके, जोसेफ फ्रांसिस्को ड्यूप्लेक्स, भाई ड्यूप्लेक्स बहुत ही फेमस आदमी है। ये वो आदमी है जिसने सबसे पहले भारत में सब्सिडरी अलायंस को एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। ये जो भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स थी उसमें राजाओं को कैसे डील करना है, कैसे बातचीत करानी है, एक को अपनी तरफ लेना है, इस तरीके से, जो कि बाद में एक तरीके से लॉर्ड वेलेजली फेमस हुआ था 1799 और उन सब में 1800 के आसपास। तो ड्यूप्लेक्स पहला गवर्नर था, पहला आदमी था यूरोप की तरफ से जिसने सब्सिडरी अलायंस की नींव रखी थी। तो ड्यूप्लेक्स वाज अपॉइंटेड द फ्रेंच गवर्नर इन 1742, तो बिल्कुल सही आंसर है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ओके, he was the first European to believe in political expansion and building a territorial empire in India। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा, फर्स्ट कर्नाटक वॉर की बात कर लेते हैं। फर्स्ट कर्नाटक वॉर तो ये 1746 से लेकर 1748 नहीं, बेसिकली 1740 से स्टार्ट हुआ था, 40 से नहीं, ये 1748 तक हुआ था। ये 8 साल चला था, ठीक है, 8 साल चला था। कहीं कहीं इधर रखा होता है ऐसे, लेकिन ईमानदारी में अगर देखोगे 1740 से स्टार्ट हुआ था एक तरीके से।
द वॉर वो द डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन इन यूरोप। तो यूरोप में ये कंट्री पड़ती है ऑस्ट्रिया, उसमें जो सक्सेशन का जो वार चल रहा था कि ये राजा बनेगा वो राजा बनेगा, कहीं ना कहीं जो कन्फ्लिक्ट शुरू हुई थी फ्रांस में और अंग्रेजों में वो इसी वजह से हुई थी। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, द फ्रेंच कैप्चर्ड मद्रास फ्रॉम द इंग्लिश ड्यूरिंग दिस वॉर। बिल्कुल ठीक है भाई। और जो ट्रीटी हुई थी आपकी एक्सेला चैपल की, उसमें ये था कि भाई जो मद्रास था अंग्रेजों को वापस कर दिया गया था, और जो नॉर्दर्न अमेरिका यानी आज का जो यूएसए है उसमें इंडिपेंडेंस का वॉर चल रहा था, उसमें कुछ रीजन फ्रांस को दे दिया गया था। ठीक है, ये कुछ अमेरिका में हुआ था, सॉरी इस वॉर में हुआ था। ठीक है, द वॉर एंडेड विद द ट्रीटी ऑफ एक्सेला चैपल विच रिटर्न मद्रास टू द इंग्लिश इन एक्सचेंज फॉर टेरिटरी नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, बैटल ऑफ सेंट थॉम, तो ये भी बड़ा फेमस है, ये 1746 में हुआ था, 1746 में हुआ था। इसमें क्या था कि जो अनवरुद्दीन था, जो कर्नाटक का राजा था, उसको बहुत डिसिसिवली फ्रेंच ने हरा दिया था। ठीक है, और फ्रेंच के पास बहुत कम सेना थी देन, अगर हम कंपेयर करेंगे अनवरुद्दीन से। तो द फ्रेंच फोर्ट अगेंस्ट द नवाब ऑफ कर्नाटक अनवरुद्दीन इन दिस बैटल, बिल्कुल ठीक है। द बैटल प्रूव्ड दैट ए स्मॉल डिसिप्लिन यूरोपियन फोर्स कुड डिफीट ए मच लार्जर इंडियन आर्मी। भाई इसी से एक तरीके से जान आ गई थी यूरोपियंस में, उनको लगा कि अब तो हम भारत को जीत ही लेंगे। और सही मायने में देखोगे तो भारत के राजाओं में फूट डाल के अंग्रेज और या फिर यूरोपियन सक्सेसफुल हुए थे भारत को एक तरीके से गुलाम बनाने में। ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर। सेकंड कर्नाटक वार की बात करोगे तो ये 5 साल चला था, पहला वाला 8 साल चला था। दिस वॉर वॉज स्पार्क बाय द सक्सेशन डिस्प्यूट्स इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, बिल्कुल ठीक है भाई। चंदा साहेब और आपका अनवरुद्दीन का वो चल रहा था कि भाई कौन कर्नाटक का वो बनेगा, उधर हैदराबाद का सक्सेशन चल रहा था, वो भी एक इशू बन रहा था। ठीक है, उसके चलते 1749 में बैटल ऑफ एम्बूर भी होती है, बैटल ऑफ एम्बूर। उसमें जो फ्रेंच हैं और आपका चंदा साहिब है और मुजफ्फर जंग है, उन्होंने डिसिसिवली हराया था किसको, और अनवरुद्दीन को, जिसमें अनवरुद्दीन मारा भी गया था। द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग इन हैदराबाद एंड चंदा साहिब इन कर्नाटक, बिल्कुल दोनों ठीक है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर राइट। ओके, द इंग्लिश सपोर्टेड द रैबल क्लेमेंट्स नसीर जंग, हैदराबाद में जो अंग्रेज थे वो नसीर जंग को वो कर रहे थे, और जो फ्रेंच थे वो किसको कर रहे थे, मुजफ्फर जंग को। और ये अंग्रेज जो थे मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे कर्नाटक में, और फ्रेंच जो थे वो चंदा साहिब को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव्स राइज देख लेते हैं। क्लाइव सजेस्टेड द सीज ऑफ आरकोट टू डाइवर्ट चंदा साहिब फोर्सेस। ठीक है, पहला स्टेटमेंट, क्लाइव सक्सेसफुली हेल्ड आरकोट फॉर 53 days विद ए स्मॉल फोर्स, ये भी बिल्कुल ठीक है। आरकोट को एक तरीके से सेकेंड कर्नाटक वार में इसने उसको कैप्चर कर लिया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑप्शन नंबर सी अगेन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, क्लाइव्स विक्ट्री एट द आरकोट टर्न द टाइड ऑफ द सेकंड कर्नाटक वॉर इन फेवर ऑफ इंग्लिश, इसी के चलते 1757 में इसको स्पेशली बुलाया गया था। ठीक है, ओके। रिकॉल ऑफ ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स वॉज रिकॉल्ड टू द फ्रांस इन 1754 ड्यू टू द फाइनेंशियल लॉसेस ऑफ द कंपनी, बिल्कुल ठीक है। ही वॉज रिप्लेस बाय द गोल्डेऊ हु साइंड द ट्रीटी विद इंग्लिश, दोनों के दोनों ठीक है। इसको 1754 में फ्रांस दोबारा बुला लिया गया था। ठीक है, थर्ड कर्नाटक वार की बात करोगे तो 1756 से 1763 तक ये वॉर चला था। पहला स्टेटमेंट है, दिस वॉर कोइंसाइडेड विद द 7 years वॉर इन यूरोप, बिल्कुल ठीक है। काउंट डे लेली वाज द फ्रेंच कमांडर ड्यूरिंग द फाइनल फेज, बिल्कुल ठीक है। दोनों के दोनों बिल्कुल ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस हुआ था 1760 में, एक डिसीसिव बैटल था जिसमें फ्रेंच बहुत बुरी तरीके से हार गए थे। और 1763 में क्या हुआ था, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। क्या होती, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। ठीक है, जिसमें जो फ्रेंच सेटलमेंट्स थे जैसे चंदन नगर का बंगाल में हो या पौंडीचेरी, उनको वापस कर दिया गया था, लेकिन उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे कि आप फर्दर इनको फोर्टिफाई नहीं कर सकते हो। अच्छा, बैटल ऑफ वॉन्डिवोस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बैटल ऑफ वॉन्डिवोस 1760, द इंग्लिश फोर्सेस वर लेड बाय द सर आयर कोटे, ठीक है भाई, ये वही है जिसने बाद में हैदर अली को भी हराया था 1781 के आसपास। ठीक है, द इंग्लिश डिसिसिवली डिफीट द फ्रेंच एंडिंग देयर चांसेस ऑफ एम्पायर इन इंडिया। ठीक है,
अब इसमें बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे फ्रेंच बुरी तरीके से हार गए थे, और ये जो फ्रेंच थे बहुत बड़े दुश्मन थे एक तरीके से अंग्रेजों के, तो इनको लगा कि अब हम तो भारत को जीत ही लेंगे, जो कि सच में उन्होंने पूरा करके भी दिखाया था। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस की बात करोगे 1763 में, ये थर्ड कर्नाटक वार का अंत हुआ था इससे। द ट्रीटी कंक्लूडेड द थर्ड कर्नाटक वॉर, बिल्कुल ठीक है। थर्ड कर्नाटक वार 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था। द फ्रेंच वर अलाउड टू कीप देयर फैक्ट्रीज इन इंडिया बट वर फॉरबिडन टू फोर्टिफाइंग देम, बिल्कुल ठीक है भाई। एक तो पौंडीचेरी में सेटलमेंट था, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है। एक तो पौंडीचेरी और दूसरा चंद्रनगर, चंद्रनगर ये कहाँ पे था, ये बंगाल में था, ठीक है, ये बंगाल वाले रीजन में था, ठीक है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। क्रोनोलॉजी ऑफ यूरोपियन अराइवल्स, द डेन अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द फ्रेंच, भाई बिल्कुल ठीक है। डेन कब आए थे, 1616 के आसपास आए थे। फ्रेंच कब आए थे, 1664 में आए थे। द इंग्लिश वर द सेकंड यूरोपियन पावर टू अराइव इमीडिएटली आफ्टर द पुर्तगीज, नहीं 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 नहीं, पुर्तगीज तो आए थे 1498 में, डच आए थे 1602 में, ये डच थे, ठीक है। तो डच थे एक तरीके से, ठीक है। डच मतलब 1602 में उन्होंने कंपनी बना ली थी, लेकिन 1596 में ही भारत में आ गए थे। कब आ गए थे, 1596 में। और अगर बात करो इंग्लिश की तो 1600 के आसपास इन्होंने अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी। तो अगर डच की बात करोगे, डच 1596 में ही आ गए थे, लेकिन उन्होंने कंपनी बेशक 1602 में बनाई थी। तो ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। द रोल ऑफ प्रिंस हेनरी द नेविगेटर, ओके। द प्रिंस हेनरी वॉज अ पोर्तुगीज किंग हु नेवर ट्रेवल्ड बट स्पॉन्सर्ड एक्सप्लोरेशन। ही सेट अप द एकेडमी ऑफ इम्प्रूव शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन, है ना। अगर आप बात करोगे 1494 के आसपास ट्रीटी ऑफ टर्डागालिस करके हुई थी, उसमें स्पेन ने और पुर्तगीज ने ये किया था कि भाई पूरी दुनिया को आधा आधा बांट देते हैं, आप इधर एक्सप्लोर करो, हम इधर एक्सप्लोर करेंगे। उस हिसाब से वास्को डी गामा भारत आ गया और कोलंबस अमेरिका चला गया था, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, ठीक है। 38 में देख लेते हैं, फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, जो 1453 में हुआ था। द कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाई ओटोमन टर्क्स ब्लॉक द ओल्ड लैंड ट्रेड रूट। यही था कि भाई पहले अंग्रेज जो थे वो पूरा यूरोप पास करके फिर ऐसे एथेंस ग्रीस से होते हुए, टर्की होते हुए, ईरान इराक होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए भारत आते थे। तो ये जो ट्रक्स थे आपके, जो ओटोमन एम्पायर था, ये जिस रूट्स को ना ब्लॉक कर लिया करते थे या तो लूट लिया करते थे। तो उन्होंने एक ऑप्शन देखा कि भाई समुद्र के रास्ते हम अफ्रीका के नीचे होते हुए भारत जाएंगे, ठीक है। तो उसमें सक्सेसफुल भी हुए थे। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। Portuguese religious inquisition, तो द कोआ इंक्विजिशन बिगेन इन 1562 इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा इनफेमस थे पुर्तगीज, बहुत ज़्यादा ये कन्वर्जन करवाया करते थे। इट टारगेटेड हिंदू मुस्लिम एंड इवन द क्रिश्चियंस हु डिड नॉट फॉलो द कैथोलिक प्रैक्टिसेस करेक्टली। दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। द पुर्तगीज वर द लास्ट यूरोपियन पावर टू लीव इंडिया, ओके। एंड सेकंड वन है, द इंडियन गवर्नमेंट कैप्चर गोवा दमन एंड दीव इन 1961, बिल्कुल ठीक है भाई। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है। पहले सबसे पहले पुर्तगीज आए और सबसे लास्ट में गए, 1498 में आए और 1961 में गए। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है, ओके। ऑपरेशन विजय के चलते गोवा को कैप्चर कर लिया गया था, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। आपको अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।